हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस के चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु में आपका स्वागत है। एटम एंड मॉलिक्यूल्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आगे आप केमिस्ट्री के जितने भी लेसन्स पढ़ेंगे उन सब के लिए ये कहीं न कहीं यूज जरूर होगा। तो आप ध्यान से इस चैप्टर को अच्छे से समझिए और अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं परमाणु एवं अणु कि आखिर परमाणु और अणु होते क्या है। तो अगर हम परमाणु की बात करें तो पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात पदार्थ का अविभाज्य सूक्ष्मतम कण ही परमाणु कहलाता है। क्या कह रहा है कि अगर हम किसी पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े करते जाए तो अंत में एक ऐसी स्थिति आएगी कि फिर हम उसको और ज़्यादा टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। तो उस अविभाज्य का मतलब जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो और सूक्ष्मतम कण को ही हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें परमाणु की तो परमाणु के बारे में सर्वप्रथम जानकारी महर्षि कणाद ने दी थी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अणु। तो पदार्थ का वह कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता, क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। अणु क्या है, पदार्थ का ही एक कण है जो स्वतंत्र अवस्था में तो पाया जाता है लेकिन कभी भी वो अकेला रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। फिर यहाँ नोट डाल के लिखा गया है कि परमाणु के बारे में सर्वप्रथम जानकारी महर्षि कणाद ने दी थी। तो अगर आपको पूछा जाए कि परमाणु के बारे में सर्वप्रथम किसने जानकारी दी थी तो आप कहोगे महर्षि कणाद ने, लेकिन कोई वैज्ञानिक प्रूफ न होने के कारण इनकी बातों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। और अगर आपको पूछे कि परमाणु की खोज किसने की थी तो वो आप कहोगे जॉन डाल्टन ने। किसने? जॉन डाल्टन ने। आगे हम बढ़ रहे हैं रासायनिक संयोजन के नियम, यानी कि जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं तो उस अभिक्रिया के दौरान वो कुछ नियमों और सिद्धांतों का पालन करते हैं। इन्हें ही रासायनिक संयोजन के नियम कहा जाता है। और रासायनिक संयोजन के नियमों का प्रतिपादन लवाइजिए और प्राउस्ट नामक दो वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। ठीक है, रासायनिक संयोजन के दो नियम है। पहला नियम है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा नियम है रासायनिक संयोजन का वो है स्थिर अनुपात का नियम। तो इन दोनों नियमों का हमें अध्ययन करना है। तो पढ़ते हैं हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन किया जा सकता है और न ही विनाश। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के जरिए आप द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हो और न ही नष्ट कर सकते हो। अगर हम अन्य शब्दों में बात करें तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के सदैव क्या होगा, बराबर होगा। यानी जितना द्रव्यमान अभिक्रिया से पहले था उतना का उतना द्रव्यमान पदार्थों का अभिक्रिया के बाद रहेगा। अगर मैं उदाहरण की बात करूं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से किसका निर्माण होता है, जल का। तो हाइड्रोजन के दो परमाणु है तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 1। ठीक है, 1 ग्राम होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो हाइड्रोजन के दो अणु है यानी कि 2 गुणा 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो टोटल कितना हो जाएगा, 18। वही उत्पाद की बात करें तो उत्पाद में भी दोनों का जो कुल द्रव्यमान है वो कितना होगा, 18। यानी कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर है। यही कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आगे बढ़ते हैं, वो है स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इस नियम के अनुसार होता क्या है कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। यानी कि जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया यौगिक या उत्पाद बनाते हैं तो यहाँ पर मिलने वाले दोनों पदार्थ, तत्व, कुछ भी वो एक निश्चित अनुपात में मिलकर ही एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे हम बात करें जल की तो जल एक यौगिक है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अगर हम हाइड्रोजन के द्रव्यमान की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 है और ऑक्सीजन का कितना है, 16।
अगर हम इनके अनुपात की बात करें तो वो कितना होगा 1:8। यानी कि जल चाहे आप कहीं से भी प्राप्त कर रहे हो, उसके जल के यौगिक में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है वो सदैव नियत रहता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं 9 ग्राम जल की, तो अगर हम 9 ग्राम जल का विघटन करें तो इसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन होगी और 8 ग्राम क्या होगी ऑक्सीजन, और इसका अनुपात कितना होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो वो होगा 1:8 का। इसका मतलब ये है कि किसी भी यौगिक में जिनसे मिलकर वो बना हुआ है उन तत्वों का जो अनुपात है वो सदैव नियत रहता है। ठीक है, जैसे उदाहरण की बात करें हम अमोनिया की NH3, तो किससे मिलकर बना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा 14 और हाइड्रोजन के 3 है, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा 3। यानी कि जब भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ेंगे तो इनके द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो सदैव 14:3 होगा। तो उम्मीद करता हूं यह नियम भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन वो प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया और इस पर आधारित अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया। तो डाल्टन का जो सिद्धांत था वो रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था, और रासायनिक संयोजन के 2 नियम कौन कौन से थे, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक स्थिर अनुपात का नियम। इन दोनों नियमों की डाल्टन का यह परमाणु सिद्धांत अच्छे से व्याख्या करता है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि आखिर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की प्रमुख बातें क्या क्या थी। तो पहला बिंदु था डाल्टन के अनुसार सभी द्रव्य यानी सभी पदार्थ, चाहे वो कोई तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, वो सब सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं और इन सूक्ष्म कणों को परमाणु कहा जाता है। यानी प्रकृति में जितने भी आप तत्व, यौगिक, मिश्रण देख रहे हो वो सारे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं और उन सूक्ष्म कणों को हम परमाणु कहते हैं। दूसरा बिंदु, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सर्जित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। यानी परमाणु क्या है, अविभाज्य और सूक्ष्मतम कण है जिन्हें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उनका विनाश किया जा सकता है। तीसरा बिंदु, दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण धर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे मैं बात करूं जल की, तो जल का चाहे आप 1 अणु ले लो या जल के चाहे आप 10 अणु ले लो, इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है और उनके जो गुण धर्म है वो सदैव इन सब में क्या होंगे, समान होंगे। तो अगर एक ही तत्व के सभी परमाणु है तो उनका द्रव्यमान और रासायनिक गुण धर्म सभी क्या होंगे, आपस में समान होंगे। वही भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण धर्म भी कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे एक तत्व हाइड्रोजन है और एक तत्व समझ लीजिए ऑक्सीजन है, तो इन दोनों के रासायनिक गुण धर्म और द्रव्यमान दोनों ही क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग तत्व है। फिर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। यानी ये बोल रहा है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में एक पूर्ण संख्या के रूप में जुड़कर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। यानी कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की संख्या और उनके प्रकार सदैव क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। वही जैसे मैं जल की बात करूं तो जल के एक अणु में हाइड्रोजन की संख्या सदैव 2 होगी और ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। इस प्रकार यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या है, निश्चित है। तो चाहे कोई भी यौगिक हो जिनसे मिलकर बना हुआ है, उन परमाणुओं की संख्या और उनके प्रकार दोनों ही सदैव क्या होंगे, निश्चित होंगे। तो ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था जो काफी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं आपको इसके सारे बिंदु अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे हम बात करते हैं परमाणु का आकार, कि परमाणु आखिर कितने बड़े होते हैं। तो परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं अथवा तुलना भी कर सकते हैं उससे भी काफी क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। यानी कि ये इतने छोटे हैं कि इन्हें हम शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देख सकते। तो परमाणु की जो त्रिज्या है उस परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, नैनोमीटर में मापा जाता है। और 10⁻⁹ मीटर का मान 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक के इतने टुकड़े करें
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी अगर 1 मीटर के इतने टुकड़े करें तो वो 1 नैनोमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो 10 की घात -9 मीटर 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 1 मीटर बराबर 10 की घात 9 नैनोमीटर होता है। जब इतने सारे नैनोमीटर मिलते हैं तब जाकर 1 मीटर का निर्माण होता है, यानी ये बहुत ही छोटी इकाई है जिसे हम आंखों की बजाय शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कुछ उदाहरण की बात करें, जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की जो त्रिज्या है वो किसके बराबर होती है? 1 में 10 की घात -10, यानी कि 1 के पीछे 10 जीरो। ये यानी 1 के हम 1 मीटर के अगर हम इतने टुकड़े करें तो इसके बराबर होगी हाइड्रोजन की त्रिज्या। फिर हम बात करें जल के एक अणु की, तो जल के एक अणु की त्रिज्या 1 मीटर के 10 की घात 9 भाग के बराबर होगी। ठीक है, फिर हम बात करें हीमोग्लोबिन अणु की, तो हीमोग्लोबिन अणु की जो त्रिज्या है वो 1 मीटर के 10 की घात 8 भाग के बराबर होगी। ठीक है, फिर हम बात करें रेत के कण की, तो रेत के कण की परमाणु त्रिज्या 1 मीटर के 10 की घात 4 मीटर त्रिज्या की क्या होगी? बराबर होगी। फिर चींटी की बात करें तो चींटी के जो त्रिज्या है वो 1 मीटर की 10 की घात 2, यानी 1 के अगर हम 100 भाग करें तो उस भाग के बराबर होगी। फिर हम बात करें तरबूज की, तो तरबूज की जो त्रिज्या है वो 1 मीटर के 10वें हिस्से के बराबर होगी। तो इस प्रकार हमने कुछ परमाणुओं की आकार की बात की है, तो परमाणुओं का आकार क्या होता है? काफी कम होता है। आगे हम बात करें आधुनिक नाम पद्धति की, कि आजकल हम विभिन्न तत्वों के जिन प्रतीकों का उपयोग कर रहे हैं आखिर उनका निर्धारण किस तरह किया जाता है और किस तरह उनकी प्रक्रिया होती है। तो आजकल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC तत्वों के नामों को स्वीकृति प्रदान करती है। मतलब हुआ क्या कि अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग प्रकार के प्रतीक सुझावित किए गए। सर्वप्रथम डाल्टन और बर्जीलियस ने, किन्होंने? डाल्टन और बर्जीलियस, ये 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के लिए अलग अलग प्रतीकों का उपयोग किया। लेकिन समस्या ये हुई कि अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग तरह के सुझाव दिए गए, तो फिर इन सभी सुझावों को मानना उचित नहीं था। तो इसके लिए एक संस्था का गठन किया गया, उसका नाम क्या था? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये संस्था क्या करती है? ये संस्था विभिन्न तत्वों के लिए इंटरनेशनली लेवल पर एक्सेप्टेड कुछ प्रतीक सुझावित करती है जो पूरी दुनिया में मान्य है। जैसे मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? H। तो इंडिया की बात कर ले, अमेरिका की बात कर ले, पाकिस्तान की बात कर ले, वर्ल्ड की किसी भी कंट्री की बात कर ले, सभी जगह हाइड्रोजन को H से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखें, आप ऐसे H नहीं लिख सकते, ये गलत है। फिर हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम को AL से दर्शाया जाता है, जहां पर पहला अक्षर कैपिटल होगा और सेकंड लेटर स्मॉल। एल्यूमिनियम को आप ऐसे नहीं दर्शा सकते ऐसे नहीं दर्शा सकते और न ही ऐसे दर्शा सकते हैं। ये दोनों क्या है? ये दोनों गलत है। फिर हम बात करें कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट को CO से दर्शाया जाता है, ये CO क्या होगा? गलत होगा। तो इस प्रकार जो IUPAC संस्था है वो विभिन्न तत्वों के क्या करती है? प्रतीक सुझावित करती है। तो IUPAC के द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक निम्न है जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे एल्यूमिनियम के लिए AL, ऑर्गन के लिए AR, बेरियम के लिए BA, बोरॉन के लिए B, ब्रोमीन के लिए BR, कैल्शियम के लिए CA, कार्बन के लिए C, क्लोरीन के लिए Cl, कोबाल्ट के लिए Cu। ठीक इसी तरह कॉपर के लिए Cu, फ्लोरीन के लिए F, गोल्ड के लिए Au, हाइड्रोजन के लिए H, आयोडीन के लिए I, आयरन के लिए Fe, सीसा के लिए Pb, मैग्नीशियम के लिए Mg, नियॉन के लिए Ne। इसी तरह नाइट्रोजन के लिए N, ऑक्सीजन के लिए O, पोटेशियम के लिए K, सिलिकॉन के लिए Si, चांदी के लिए Ag, सोडियम के लिए Na, सल्फर के लिए S, यूरेनियम के लिए U, जिंक के लिए Zn। तो ये कुछ सामान्य तत्वों के प्रतीक है जो आपको थोड़े याद रखने हैं। हालांकि जैसे जैसे हम आगे चैप्टर को पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये याद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको 1-2 बार इनको रिवाइज कर लेना है
ताकि आपको अच्छे से ये याद हो जाए। आगे हम पढ़ रहे हैं परमाणु द्रव्यमान। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि किसी भी तत्व के एक परमाणु का जो द्रव्यमान है उसे ही उसका परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। यानी किसी भी तत्व के एक परमाणु का जो वास्तविक द्रव्यमान है वही उसका क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। वर्ष 1961 में IUPAC ने परमाणु द्रव्यमान की इकाई AMU या U को परमाणुओं के द्रव्यमान का क्या माना, मापक माना। यानी परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त करने की जो इकाई है वो AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं, या इसी को U के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, जैसे हम भाई किसी द्रव्यमान को मापने के लिए हम क्या करते हैं, या तो किलोग्राम का उपयोग करते हैं या लीटर का, मीटर का, सेंटीमीटर का। तो इसी तरह किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए जो इकाई होती है उसे हम AMU या U से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको कैसे मापते हैं, तो मापने का एक आधार है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम दुकान पर जाते हैं तो वो हमें वस्तु को कैसे माप के देता है कि भाई मुझे 1 किलो शक्कर चाहिए, तो वो क्या देगा, 1 किलो में माप के देगा। ठीक है, अब 1 किलो यहाँ पर क्या है, 1 किलो यहाँ पर एक पहले से मापन की एक इकाई बनी हुई है, वो इसी आधार पर हमें वस्तु को तोलकर देगा। ठीक है, मैं अभी के लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कांटे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले जो तुला होती थी उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो क्या करता था, 1 किलो का बाट उस तुला में रखता था और दूसरे भाग में उस वस्तु को रखता था जिसको उसे तोलना होता था। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम क्या है, 1 किलोग्राम मापन की एक इकाई है। तो इसी तरह अगर हमें किसी परमाणु के द्रव्यमान को मापना है तो हम क्या करेंगे, एक भाग में कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें हिस्से को रखेंगे और दूसरे भाग में हम क्या रखेंगे, दूसरे भाग में हम उस परमाणु को रखेंगे जिसका हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो जब भी किसी परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है तो वो हमेशा कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें हिस्से के द्रव्यमान के साथ तुलना करके ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, तुलना करने का एक सापेक्ष आधार है। जैसे यहाँ पर आधार क्या था, 1 किलोग्राम का बाट, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कार्बन 12 समस्थानिक का 1/12वें हिस्से का द्रव्यमान। चलिए इसी बात को हम एक चित्र के जरिए समझते हैं। जैसे ये एक तरबूज दिया गया है और एक दुकानदार क्या करता है, इस तरबूज के समान 12 टुकड़े करता है। ठीक है, और यह इस तरबूज का कौन सा हिस्सा है, ये 12वां हिस्सा है। ठीक है, एक टोटल तरबूज था, इस टोटल तरबूज का ये 12वां हिस्सा है। तो अगर दुकानदार अब कुछ सेब है, उन सेबों को तोलना चाहता है और उसके पास बाट नहीं है, तो वो किसको आधार मान रहा है, इस तरबूज के 1/12वें हिस्से को, और इस आधार पर वो क्या कर रहा है, इस सेबों का द्रव्यमान ज्ञात कर रहा है। तो ठीक इसी तरह अगर हमें किसी परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम जो तरबूज आधार ले रहे हैं, इस आधार की जगह हम क्या लेंगे, कार्बन 12 समस्थानिक के द्रव्यमान का 1/12वां हिस्सा। ठीक है, जो कार्बन 12 परमाणु है उसके द्रव्यमान का 1/12 हिस्सा, और यहाँ पर हम क्या लेंगे, उस परमाणु को लेंगे जिसका हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। जैसे अगर हमें हाइड्रोजन का ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर किसको लेंगे, हाइड्रोजन को। जैसे यहाँ पर हमें नाइट्रोजन का ज्ञात करना है तो किसको लेंगे, नाइट्रोजन को। यहाँ पर ये क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। चलिए इसी बात को हम कुछ और बातों से समझते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक परमाणु द्रव्यमान इकाई 1/12 भाग किसका, कार्बन 12 समस्थानिक के द्रव्यमान का। तो ऐसी स्थिति में एक परमाणु द्रव्यमान इकाई का मान कितना होगा, 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये एक परमाणु द्रव्यमान इकाई या एक AMU का मान है। वही यहाँ पर समझाया गया है, जैसे हमें हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान निकालना है तो एक भाग में हम कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12 हिस्से के द्रव्यमान को रखेंगे और दूसरे भाग में हम हाइड्रोजन परमाणु को रखेंगे। तो इस प्रकार हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, 1 U या एक परमाणु द्रव्यमान इकाई। फिर हम बात करें सोडियम की, तो नाइट्रोजन की, तो अगर हमें नाइट्रोजन का द्रव्यमान ज्ञात करना है तो एक भाग में हम कार्बन 12 समस्थानिक का द्रव्यमान रखेंगे और दूसरे भाग में हम किसको रखेंगे, नाइट्रोजन परमाणु का। तो नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 समस्थानिक के द्रव्यमान का कितना होता है, 14 गुना। अतः नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, 14 परमाणु द्रव्यमान इकाई होगा। ठीक इसी तरह आगे हम कुछ और उदाहरणों की बात करें, जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 इकाई होता है, यानी एक परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक इसी तरह कार्बन का 12 परमाणु द्रव्यमान इकाई, फिर नाइट्रोजन का 14 परमाणु द्रव्यमान इकाई, ऑक्सीजन का 16 परमाणु द्रव्यमान इकाई,
सोडियम का 23 AMU, मैग्नीशियम का 24 MU, सल्फर का 32 AMU, क्लोरीन का 35.5 AU और कैल्शियम का कितना होता है 40 U। तो ये क्या है, कुछ परमाणुओं का सापेक्षिक द्रव्यमान है जिसकी गणना हम कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12 हिस्से के द्रव्यमान के जरिए ज्ञात करते हैं। तो उम्मीद करता हूं परमाणु द्रव्यमान आपको समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, यानी आखिर परमाणु किस प्रकार पाए जाते हैं। तो जो परमाणु है, परमाणु कैसे होते हैं, आवेशित। तो आवेशित परमाणु या तो आयन के रूप में पाए जाते हैं जो कि आवेशित होते हैं, या फिर अणु के रूप में पाए जाते हैं जो कैसे होते हैं, आवेश रहित होते हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, तो परमाणु आयन अथवा अणु के रूप में प्रकृति में पाए जाते हैं। तो अधिकांश तत्वों के जो परमाणु है वो बहुत ज़्यादा अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कभी भी स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते, क्योंकि ज़्यादातर तत्वों के परमाणु क्या होते हैं, अत्यंत क्रियाशील होते हैं। केवल निष्क्रिय गैसों के परमाणु ही मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और निष्क्रिय गैसें कौन कौन सी है, तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है, निष्क्रिय गैसें हैं। इन निष्क्रिय गैसों के जो परमाणु है वो बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं और इस कारण वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर तत्वों के जो परमाणु है वो या तो अणुओं का निर्माण करते हैं या फिर आयन के रूप में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें ये अणु और आयन आपस में जब मिल जाते हैं तो बहुत अधिक संख्या में ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। ठीक है, यानी कई सारे अणुओं और आयन के मिलने से पदार्थ का निर्माण होता है। आगे हम बात कर रहे हैं अणु की कि आखिर अणु क्या होते हैं। तो अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक परमाणुओं के आपस में मिलने से अणुओं का निर्माण होता है। और ये अणु पदार्थ के वे कण हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन कभी भी वो अकेले रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते। यानी ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में तो पाए जा सकते हैं, लेकिन कभी भी वो रासायनिक अभिक्रिया में अकेले भाग नहीं ले सकते हैं। अगर हम बात करें आगे कि एक ही तत्व के परमाणु या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। यानी कि जो अणु है वो एक ही तत्व के परमाणु या फिर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बने हो सकते हैं। यानी एक अणु है उसके अंदर जो मौजूद परमाणु है वो एक ही प्रकार के भी हो सकते हैं और अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। और इसी आधार पर अणुओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से दो भाग, पहला भाग एक तरह के परमाणुओं से निर्मित अणु जो कि एक ही तरह के परमाणुओं से निर्मित है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, सल्फर और फास्फोरस। ये देखो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन के दो परमाणु से मिलकर बना है, नाइट्रोजन भी दो परमाणु से मिलकर बना है, ओजोन एक जैसे 3 परमाणुओं से मिलकर बना है, सल्फर एक जैसे 8 परमाणुओं से मिलकर बना है और फास्फोरस एक जैसे 4 परमाणु से मिलकर बना होता है। तो जो एक ही तरह के परमाणु से निर्मित अणु होते हैं उन्हें तत्वों के अणु कहा जाता है, जबकि दूसरे जो भिन्न भिन्न तरह के परमाणुओं से निर्मित होते हैं उन्हें यौगिक कहा जाता है। वे अणु जो भिन्न तरह के परमाणुओं से निर्मित होते हैं उन्हें यौगिक कहा जाता है। जैसे जल, तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग तरह के परमाणुओं से निर्मित है। फिर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो यह कार्बन और ऑक्सीजन के दो अलग अलग परमाणुओं से निर्मित है। फिर हम बात करें NaCl की, तो यह Na और Cl के दो अलग अलग परमाणुओं से निर्मित है। फिर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, तो यह कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन के 3 अलग अलग परमाणुओं से मौजूद है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें यौगिक कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं वो है परमाणुकता। परमाणुकता का मतलब क्या है कि एक अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, उन परमाणुओं की संख्या को उस अणु की क्या कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। क्या बोल रहा है कि एक अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, उन परमाणुओं की संख्या को उसकी क्या कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। जैसे हम उदाहरण की बात करें, जैसे ऑर्गन, तो ऑर्गन
क्या होता है, केवल एक परमाणु से मिलकर बना होता है, अतः इसे एक परमाणु कहा जाता है। फिर हम बात करें हीलियम की, तो हीलियम भी एक परमाणु होता है। फिर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कैसा होता है, द्विपरमाणु, क्योंकि यह दो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैसा होता है, हाइड्रोजन भी द्विपरमाणु होता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी द्विपरमाणु होता है। फिर क्लोरीन, तो क्लोरीन भी कैसा होता है, द्विपरमाणु होता है। फास्फोरस, फास्फोरस कैसा होता है, चतुपरमाणु, यानी 4 प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होता है। वही अगर हम कुछ फिर बात करें सल्फर की, तो सल्फर 8 परमाणु होता है, यानी इसे क्या कहा जाता है, बहुपरमाणु कहा जाता है, क्योंकि यह 8 परमाणु से मिलकर बना होता है। आगे हम बात करें कुछ धातुओं की परमाणुकता, तो जैसे सोडियम धातु कैसी होती है, एक परमाणु। फिर आयरन, आयरन भी एक परमाणु होता है। फिर एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम भी एक परमाणु होता है। कॉपर, कॉपर भी कैसा होता है, एक परमाणु। तो जो ज़्यादातर धातु होती है वो धातुएं एक परमाणु की होती है, लेकिन कुछ अपवाद भी पाए जाते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं वो है आयन क्या होता है, यानी हमने अणु के बारे में तो जानकारी प्राप्त कर ली, अब हम पढ़ रहे हैं आयन। तो धातु और अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं, और इन आवेशित कणों को क्या कहा जाता है, आयन कहा जाता है। और आवेशित कण क्या होता है कि कोई भी तत्व या तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, किसी को दान दे देता है या किसी से ग्रहण कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है, आयन का निर्माण होता है। ठीक है, तो आयन साधारणतः 2 प्रकार के होते हैं, एक ऋण आवेशित आयन जिसे ऋणायन कहा जाता है, और दूसरा धन आवेशित आयन जिसे क्या कहा जाता है, धनायन कहा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं उदाहरण की, जैसे NaCl, तो NaCl में जो Na है, सोडियम है, सोडियम कैसा होता है, सोडियम धनात्मक होता है, और यहाँ पर गलती से लिखा है, यहाँ पर Cl- होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर Cl- होगा और यहाँ पर क्या होगा, Na+ होगा। तो NaCl में जो सोडियम है, सोडियम कैसा होता है, सोडियम पॉजिटिव होता है, NaCl। तो इसमें जो Na है, Na क्या होता है, Na होता है प्लस, और Cl क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पर Na क्या होगा, सोडियम धनात्मक आयन होगा, और क्लोरीन क्या होगा, क्लोरीन ऋणात्मक आयन होगा। अब ये कैसे बनते हैं देखें। जैसे मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम जो परमाणु है, सोडियम परमाणु का प्रतीक क्या होता है, Na, और इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 11। तो सोडियम की जो हम इलेक्ट्रॉनिक वितरण की बात करते हैं तो वो कितना होता है, पहले कक्षक में 2 होते हैं, दूसरे कक्षक में 8 होते हैं, और तीसरे कक्षक में कितना होता है, 1 होता है। तो अगर सोडियम अपना प्रकृति में स्थायित्व तो बनाए रखना चाहता है तो क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे देगा, और जब ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे देता है तो किसका निर्माण होता है, Na+ का। और Na+ में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 10, क्योंकि अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसी किसी को दान कर दे दिया है। तो जब भी कोई परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दान देता है तो हमेशा धनात्मक आयन का निर्माण होता है। और ठीक इसी तरह क्लोरीन, तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना होता है, 2, 8, 7, यानी इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 7। तो अगर इसको अपना अष्टक पूरा करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 1 की। तो ये क्या करेगा, ये सोडियम के द्वारा दिए हुए 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और यहाँ पर अभी परमाणु कितने हैं, 17। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17, लेकिन जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो कितने हो जाएंगे, 18। तो ऐसी स्थिति में क्लोरीन माइनस किसका निर्माण होगा, क्लोरीन के ऋणात्मक आयन का निर्माण होगा। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जैसे कुछ हम आयनिक यौगिकों की बात करें, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ये किसका सूत्र है, कैल्शियम ऑक्साइड का। तो कैल्शियम ऑक्साइड किससे मिलकर बना होगा, कैल्शियम और ऑक्सीजन से। तो कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन के जो द्रव्यमान का अनुपात है वो कितना होता है, 5:2 होता है। ठीक है, वही हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम किससे मिलकर, सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड किससे मिलकर बना है, सोडियम और क्लोरीन से। ठीक है, तो सोडियम और क्लोरीन का जो द्रव्यमान का अनुपात है वो कितना होता है, 23:35.5। फिर हम बात करें मैग्नीशियम सल्फाइड की, तो मैग्नीशियम सल्फाइड किससे मिलकर बना है, मैग्नीशियम और सल्फाइड से। और इनमें मैग्नीशियम और सल्फाइड का जो द्रव्यमान का अनुपात है वो कितना होता है, 3:4। जैसे हम इनके आयनों की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड में
कैल्शियम क्या होगा, प्लस होगा और ऑक्सीजन क्या होगा, माइनस होगा। फिर NaCl की बात करें तो Na प्लस और Cl माइनस। फिर हम बात करें मैग्नीशियम की तो मैग्नीशियम क्या होता है 2 प्लस और सल्फर क्या होता है 2 माइनस। आया समझ में? तो इस प्रकार ये आयन का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके बाकी के जो टॉपिक बच रहे हैं उनको हम सेकंड पार्ट पे कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जितने भी टॉपिक आज हमने पढ़े हैं वो सब आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप मुझे FB पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी है और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।